दोस्तों, आपका एक नए सेशन में आपका स्वागत है। अब हम जा रहे हैं शुरू करने रिवीजन बैच के तौर पे जो है 10th क्लास का जो है साइंस। इसके बाद सभी अन्य सब्जेक्ट धीरे धीरे शुरू किया जाएगा क्योंकि एग्जाम में अब कम समय बचा, जिस कारण से शॉर्ट नोट्स की भांति हम इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और इससे आपको बहुत एग्जाम में सहूलियत हुई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जीव विज्ञान से। तो देखिए, साइंस में सबसे पहले जीव विज्ञान। तो कुछ बात पहले जीव विज्ञान का बेसिक बात समझा जाए। सबसे पहले कहता है कि जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का जो ग्रीक है, बायो जो है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में जीवन। क्या होता है? जीवन। और जो एक ग्रीक भाषा जो लागोस है, लागोस, उससे ही आगे निकला है लॉजी। लॉजी किससे बना है? लोग है, लागोस से बना हुआ है। और लागोस का जो आपका अर्थ होता है ग्रीक भाषा में अध्ययन होता है। तो जीवन का अध्ययन या जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी किस क्या कहलाता है? जीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ, चाहे जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी कुछ बात समझा जाए तो सबसे पहले बात आता है कि जीव विज्ञान, इसको हिंदी बायोलॉजी के हिंदी में जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहला बात आता है कि 1801 की कहानी है कि लेमार्क नामक एक बहुत बड़ा विद्वान था और ट्रेविनस नामक एक विद्वान था। दो विद्वान, लेमार्क और ट्रेविनस, दोनों मिलकर सबसे फर्स्ट में 1801 में बायोलॉजी शब्द को परिचित कराया, सभी इंट्रोड्यूस कराया सभी लोगों को। तो सबसे पहला जो शब्द बायोलॉजी को दिया लेमार्क और ट्रेविनेरस ना। अब बात आती है कि बायोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता। तो बायोलॉजी के जनक क्या पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, यही अरस्तु है जो सिकंदर के गुरु हुआ करते थे। अरस्तु बायोलॉजी में भी, अरस्तु एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। और इन्होंने अलग अलग विषय में अलग अलग आयामों को दिए। जैसे कि मान किया जाए कि बायोलॉजी में भी इनका योगदान है, इनका पॉलिटिकल साइंस में भी है, राजनीतिक विज्ञान में है, अर्थशास्त्र में भी है इनका योगदान। तो हम यहाँ जीव विज्ञान के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे बन जाएंगे कि जीव विज्ञान के जो जनक है, पिता है, अरस्तु को कहे जाता है। अब बात आता है कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? मुख्य रूप से जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बोटनी कहते हैं, और जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। समझ, हम वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जो है इसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, प्लांट का। किसका अध्ययन? प्लांट का अध्ययन हम जिसमें करेंगे उस वही वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनका अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं। इसके जो जनक है थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक, इसमें जीव एनिमल का अध्ययन किया जाएगा। किसका? जंतु एनिमल का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है, जंतु विज्ञान में। तो इसके जो जनक है वो अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु कहलाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब हम बात आता है, सबसे पहला बात अगर हम उठाए बायोलॉजी में तो बात आती है कि जीव किसे कहेंगे? जीव किसे कहेंगे? तो आइए हम जीव देखते हैं। सजीव, निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, जिसमें जीवन मतलब कहने का अर्थ है जो कुछ क्रियाएं करेगा, उसमें कुछ गुण होगा ना, तब ना वो सजीव कहलाएगा, या कुछ उसमें गुण होगा, ऐसा जो है आपका जो निर्जीव कहलाएगा। तो सजीव का गुण देखा जाए, सजीव में सबसे पहला गुण होता है कि सजीव श्वसन करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है और जो है अपने शरीर में ले जाता है और उसके बाद उसका विघटन करता है, उसे कोशिका के साथ मिलकर और ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी ऊर्जा बना के शरीर में यूज करता है। उस पर पोषण होता है, फिर प्रजनन के गुण होता है, जैव विकास का भी उसमें सजीव है तो उसमें गुण होगा, अनुकूलन का भी गुण हो सकता है, गति उसमें मोमेंट होगा अगर कोई सजीव है। जैसे कि एनिमल है तो एनिमल जो है चल फिर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, इस रूप में गति का। लेकिन प्लांट है वो भी सजीव है, लेकिन वह एक रंग स्थिर रह के ही अपने बॉडी से मूव करेगा, अब वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा बॉडी का। फिर संवेदनशीलता, उसमें सेंसिटिविटी आएगी ना, सेंस कर सकता है किसी चीज को। फिर जो है जीव द्रव, मतलब कि उसमें एक ऐसा पदार्थ, उसमें जीव द्रव पदार्थ जो पाया जाएगा, फिर वो अपने शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने का काम करेगा ना, उत्सर्जन कहलाएगा वह। उसमें जो उसके शरीर में उपापचयन की क्रिया होगी, एनाबोलिक क्रिया भी होगी और कैटाबोलिक क्रिया भी, दोनों क्रियाएं भी इसमें होगी। तो ये सब सजीव की विशेषताएं थी, सजीव की विशेषताएं थी। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले बात आता है कि जैव प्रक्रम है क्या। देखिए, जैव प्रक्रम एक प्रक्रिया है या एक प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर का
अनुरक्षण किया जाता है, बॉडी का अनुरक्षण किया जाता है। उसके लिए अनुरक्षण के लिए सबसे पहला बात है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता होगी। इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से जो ऊर्जा स्रोत की आवश्यकताएं होती है, मतलब कि ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर को ग्रोथ वृद्धि करवाने के लिए, डेवलप शरीर को विकास करवाने के लिए, उस शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए, इन सब चीज को करने के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा स्रोत हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? भोजन या पोषण, भोजन या पोषण। तब बात आती है जो पोषण यहाँ कहे हैं, यहीं से बात हमारा शुरू होता है। बात तो शुरू होता है जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम एक तो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बॉडी का अनुरक्षण किया जाता है, मतलब कि इसको बचाने का काम किया जाता है, इसका विकास वृद्धि किया जाता है ना। तो वही जो उसके जो अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वृद्धि विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह ऊर्जा जो है बाहरी ऊर्जा, शरीर में तो ऊर्जा नहीं बन रही है, उसको बाहर से लिया जाएगा। तो बहुत सारे जैसे कि वसा, कार्बन है, वसा जो है आपका जो है वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ये सब चीज को शरीर के कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ये सब शरीर के बाहर से हम इसको प्राप्त करेंगे भोजन के माध्यम से। तो भोजन या पोषण के माध्यम से, भोजन और पोषण में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है, समझ में? तो आइए हम अब पोषण को एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम समझते हैं पोषण क्या है। देखिए, पोषण तो समझे कि जैसे कि मानव के शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन के द्वारा हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वही पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार देखिए, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं ये रिवीजन मोड है। रिवीजन मोड में स्पीच में कुछ चीज को जो इंपॉर्टेंट जान रहे हैं उसको छोड़ते हुए चलेंगे। देखिए, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो जीव होता है, वह पेड़ पौधे होते हैं, वह भोजन अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में बात आता है कि पेड़ पौधा कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तब पेड़ पौधा जो है कुछ कच्ची सामग्री का यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जल का, लवण का और खनिज का ना, उसके द्वारा अपने जड़ के द्वारा खनिज, लवण और जल को जाइलम ऊतक जो होता है, जो जाइलम ऊतक जो होता है, जड़ से ऊपर ले जाता है, पत्ती में ले जाता है, और पत्ती में ही यहाँ से जो पत्ती जो है, पत्ती वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है जो हम लोग छोड़ते हैं, और जो है सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है उससे, और जो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, तस्से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल और खनिज, लवण, ये सब मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता है। कभी निर्माण करता है, पत्ती में ही ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद फ्लोएम ऊतक जो होता है पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरे बॉडी में इसका सप्लाई कर देता है एक ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण का। कहता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है जीव अपना भोजन जो है नहीं बनाता है, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, अन्य जीव पर निर्भर रहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई जो जीव है वो सारे मरे हुए जीव पर निर्भर रहेगा। कोई जीव है जो दूसरे के शरीर पर, जैसे कि अमरबेल, किलनी, जू, लीच, ये सब दूसरे के शरीर पर आने वाला है। और सभी जो जीव होता है, जितना भी जानवर है, वो किसी न किसी अन्य जीव या प्लांट पर निर्भर अपने भोजन के लिए। कवक हो गया, गैर प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे हो जाए, ये सभी जो है विषम पोषीय पोषण के अंतर्गत आते हैं। जो जीव है वो अपना भोजन अंतःग्रहण के द्वारा करते हैं। तब हम इतना तो बात स्पीच मोड में समझे हैं। अब हम बात समझेंगे मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, मानव में जो पोषण है किस प्रकार से मानव अपने भोजन का पाचन करता है, उसका ये समझते हैं। तो मानव में पोषण को समझते हैं। आइए अब हम मानव में पोषण को समझते हैं। तो मानव में पोषण की 5 प्रक्रिया से गुजरती, तब जाके मानव में पोषण संपन्न होता है। तो जो पहली प्रक्रिया अंतःग्रहण है, भोजन जब हम मान चलिए कि दाल भात सान के खा लिए, तो खाए तो मुंह में गया तो अंतःग्रहण कहलाएगा। तो भोजन को मुंह ग्रहण करना, मुंह से अंतःग्रहण कहलाएगा। मुंह से अंतःग्रहण हुआ पहला बात। अब पाचन होगा, तो पाचन मुंह से शुरू होगा, बता देते हैं पाचन कहाँ से शुरू, मुंह से शुरू होने वाला है। तो मुंह में जाएगा, छोटे छोटे अणु में टूटेगा, अणु में तोड़ने के बाद मुंह में टूटेगा, फिर ग्रास नली के द्वारा जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा ना। ये सब जाते जाते इसका जो है पाचन होगा। पाचन होने के बाद अवशोषण क्रियाएं होगी। अवशोषण क्रियाएं होगी कैसे, जो छोटे छोटे अणु होंगे वो टूटे हैं, वो रक्त में जाके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, रक्त में जाके मिलेंगे, रक्त में उनका अवशोषित होगा, रक्त में प्रवाह में अवशोषित होगा। और उसके बाद जो है उसमें अवशोषित हो जाएगा। अब अवशोषित जो पदार्थ हुए, जो अवशोषित तत्व है, वो ना शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, तो आत्मसात, अवशोषण और 4 नंबर आत्मसात। और उसके बाद जो है अवशोषित जो तत्व है वो शरीर की जो बॉडी की जो सेल है, ब्लड है, ब्लड की जो सेल कोशिका है, शरीर की कोशिका है, उसके द्वारा जो आत्मसात किया गया है जो तत्व, उसके द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि करेगा, मरम्मत करेगा, विकास करेगा। तो ये कहलाएगा आत्मसात। अब आता है निष्कर्षण का। 5 नंबर में होता है निष्कर्षण। शरीर का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो अकार्बनिक पदार्थ है, जिसे मान के चलते हैं कि शरीर में
जो हानिकारक पदार्थ बॉडी के लिए बन रहा है वो बाहर तो आएगा ना। तो बाहर शरीर जैसे कि पेशाब के माध्यम से, लेट्रिन बाथरूम के माध्यम से जो है निष्कासन के द्वारा शरीर से बाहर अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं। और बात किया जाता है, बात होता है दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या है? तो कहा जाता है कि जो दांत है, दांत है ना, दांत का जो ऊपर वाला परत, तो उसका नाम है इनेमल, इनेमल नाम है। और धीरे धीरे मृदुकरण होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब भोजन करिएगा तो एक परत जम जाती है दांत के ऊपर ना। जब वो परत जम जाती है तो कुछ देर तक अगर छोड़ दीजिएगा तो वो जो है अम्लीय माध्यम बना है। अब मतलब कहने का अर्थ उसमें बैक्टीरिया वायरस जो है आएगा। बैक्टीरिया वायरस आएगा तो इनेमल परत को खराब करने की कोशिश करेगा। खराब करेगा तो उसके दंत के जो मज्जा है उसमें जाके या संक्रमण पैदा करेगा। जब संक्रमण पैदा करेगा तब आपका दांत जो है दांत टूटेगा, खराब हो जाएगा, उसमें जो है कीड़ा लग सकता है। वही दंत क्षरण कहलाता है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो